उन्होंने रिजर्वेशन दिया इसलिए कि मेरा दरबार उन लोगों के बिना कैसे चल रहा है जिनका मेरे राज्य में 80 से 90% जनसंख्या है। उसी छत्रपति शाहू जी ने, एक कुनबे किसान ने 1917 से 1920 के बीच अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क कर दी। मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, मैं आपका कल्याण करने आया हूं, नहीं भाई, भाषण देकर नहीं। उस राजा के हाथ में ताकत थी तो उसने निर्णय लेकर दिखाया कि देखो, अगर इस देश को बराबरी का देश बनाना है तो केवल अगर एक जाति के लोग पूरा देश चलाएंगे तो ये बराबरी का समाज बनेगा कैसे। तो श्लोक वो पढ़ते हैं तो कह रहे हैं तुम कौन सा श्लोक पढ़ रहे हो, तो कहा वेद का नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो शूद्र है। तो उसे वो फटकारते हुए कहते हैं कि तुम्हारे श्लोक बदल जाते हैं, तुम्हारी मान्यताएं बदल जाती हैं, क्योंकि सामने अगर एक शूद्र है तो तुम्हारे लिए धर्म ग्रंथ भी बदल गए। और वो बहुत फटकारते हुए उस ब्राह्मण को भगा देते हैं। 26 जून का दिन सामाजिक न्याय के लिहाज से, राष्ट्र निर्माण के लिहाज से एक बेहद अहम तारीख है। ये मात्र तारीख नहीं है, ये अहम इसलिए भी बन जाती है क्योंकि 26 जून को छत्रपति शाहू जी महाराज का जन्म हुआ था। छत्रपति शाहू जी महाराज, जिनको उस कदर आधुनिक भारत में लोगों ने याद नहीं किया जितना वो याद करने की जगह रखते हैं, जितनी अहमियत रखते हैं। और आज के दिन हम लोगों को ये एक मौके के रूप में इस दिन को लेना चाहिए कि हम औपचारिकता में उनको याद करें, उनकी तस्वीरों पर माला डालें। ये काम तो बहुत सारे वो लोग भी कर रहे हैं जो देश की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर हैं, लेकिन जो विचार पर ताला करके मूर्ति पर माला की बात करते हैं, उनसे इतर हम पढ़ने लिखने वाले लोग समाज के प्रति जो जिम्मेदारी समझते हैं उसके तहत ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि शाहू जी की अहमियत क्या है। अगर छत्रपति शाहू जी न हुए होते तो ये जो भारत आज बना है, इस भारत में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इस तरीके से ना हो पाती। छत्रपति शाहू जी के होने का मतलब क्या है, बहुजनों के लिए उसका अर्थ क्या है, इस राष्ट्र के लिए उसका अर्थ क्या है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। बातचीत शुरू इस तरीके से की जाए कि कभी आपने सोचा है, आज आपके बीच में राजनीति पर बात होती है तो राजा को लेकर के एक नरेशन हमारे मन में ये है कि हम चूंकि एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में रह रहे हैं तो हम जानते हैं कि, और ये मानते भी हैं कि राजतंत्र से बेहतर है प्रजातंत्र, क्योंकि राजा के यहाँ प्रजा को कोई अधिकार नहीं था, जबकि लोकतंत्र कहता है कि प्रजा के पास अधिकार होगा। और राजा मूलतः एक शोषक जमात है जो प्रजा के शोषण पर अपने वजूद को, अपने पूरे ग्लैमर को, अपने विराटता को स्थापित किए हुए हैं। लेकिन एक राजा इस 18वीं 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में ऐसा हुआ जिसने राजा होने की परिभाषा को बदल दिया, जो प्रजा के खिलाफ न हो करके प्रजा के हित में काम करता है। और वो ये मानता है कि कोई अगर राज हो, जैसे आजकल राम राज की बात आप लोग सुन रहे होंगे, राम राज्य की बात इस तरह से कही जाती है। और खुद तुलसी ने भी लिखा है, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो रामचरितमानस के उत्तरकांड का जो राम राज्य है, जिसमें सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें सुधर्म निरस्त नीति, न ही दरिद्र को दुखी न दीना, एक ऐसे स्वप्न लोक की कल्पना तो की गई कि जिसमें कोई दुखी नहीं होगा, सब बराबर होंगे, सब में प्रेम होगा, सब एक मिलजुल कर रहेंगे, यानी एक मॉडर्न एरा का एक ऐसा समाज। लेकिन असल में उस राम राज्य के पीछे कुछ एक चीजें ऐसी थी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, जैसे चलें स्वधर्म निरस्त नीति। वेदों, पुराणों, श्रुतियों में जो धर्म और जाति की व्यवस्था बनाई गई है उसका पालन करेंगे, वो होगा रामराज। वर्ण व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से रहेगी, वो होगा रामराज। कमजोर की तरह काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, मेहनत से काम करेगा। मजबूत की तरह काम करेगा, चूंकि काम का विभाजन है। ऐसे राम राज्य की परिकल्पना के बीच सामाजिक न्याय की बात के लिए हम लोग अक्सर एक बात आपके सामने रखते हैं कि आपके ही अपने देश की सांस्कृतिक विरासत में रविदास का बेगमपुरा भी तो था। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। और आज जिस छत्रपति शाहू जी महाराज पर हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई कल्पना नहीं की, उन्हें मौका मिला तो करके दिखाया। ऐसा राज जिसमें सबसे कमजोर के पक्ष में उनका राजा सोचता था।
छुआछूत का वाक्य मिलता है। वो दौर ऐसा था जब समाज सुधार आंदोलन चल रहे होते हैं, लोग इस बात पर कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे दिखावे की ही सही, कि हमें एक बेहतर दुनिया बनानी है, नई दुनिया बनानी है, लेकिन कोशिश वो औपचारिकता की थी। एक राजा जो कोल्हापुर विरासत का था, शिवाजी का वंशज माना जाता है, क्योंकि उन्होंने उसे गोद लिया, छत्रपति की उपाधि मिली, 20 वर्ष की आयु में राजा बने। लेकिन जब राजा बने तो उन्होंने वो काम किए जो अमूमन कोई राजा नहीं करता। इसीलिए छत्रपति शाहू जी महाराज को राजतंत्र वाले अपने कोट अनकोट नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। वो एक आधुनिक राजा था। वो एक आधुनिक राजा जिसने जाति के दंश को देख करके जाति के खिलाफ नीतियां बनाई, कागज पर ही नहीं जमीन पर उतारा। एक राजा जिसे जब पता चलता है कि उसके राज में लोग छुआछूत करते हैं तो वो पूरे अपने राजकाल में लोगों के बीच घूम घूम कर उनके हाथों से खाता और पीता है जिन्हें अछूत माना गया। एक राजा जिसके दरबार में जब पता चलता है कि एक शूद्र व्यक्ति, अछूत व्यक्ति जब तालाब से पानी पी लेता है तो ब्राह्मण को बुलाते हैं वो और कहते हैं कि ये तुम कह रहे हो कि इसको पवित्र करना होगा, शूद्र को के ऊपर श्लोक पढ़ना होगा। तो श्लोक वो पढ़ते हैं तो कह रहे हैं तुम कौन सा श्लोक पढ़ रहे हो, तो कहा वेद का नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो शूद्र है। तो उसे वो फटकारते हुए कहते हैं कि तुम्हारे श्लोक बदल जाते हैं, तुम्हारी मान्यताएं बदल जाती हैं, क्योंकि सामने अगर एक शूद्र है तो तुम्हारे लिए धर्म ग्रंथ भी बदल गए। और वो बहुत फटकारते हुए उस ब्राह्मण को भगा देते हैं। वो ऐसा नहीं कि मतलब चलो पुताओ मीट तो भतरो मीट वाला। एक वाकया और छत्रपति शाहू जी महाराज के दरबार का मिलता है कि उनके दरबार का एक कर्मचारी जो अछूत जाति से था, जब वो कोई सार्वजनिक जगहों पर उस जगह को छूता है जिसे छूना वर्जित बनाया गया था, तो ब्राह्मण लोग उसे मारते पीटते हैं। यह खबर राजा को मिलती है, छत्रपति शाहू जी तक पहुंचती है। और छत्रपति शाहू जी ने क्या निर्णय लिया, इससे भी वो बात समझिए कि राजा होने का मतलब क्या था और क्यों हम कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के लिहाज से छत्रपति शाहू जी महाराज हमारे लिए कितनी बड़ी अहमियत रखते हैं। वो उस व्यक्ति को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उन्होंने क्यों मारा। तो वो व्यक्ति कहता है कि चूंकि मैं छूत हूं और मेरे हाथ से छुआ हुआ मैंने उस जगह को छू दिया जिसको वो खाते पीते हैं, इसलिए उनको लगा कि मैं तो उनका धर्म भ्रष्ट कर दिया। शाहू जी उसे आर्थिक मदद करते हैं और कहते हैं कि तुम इस शहर के मुख्य चौराहे पर चाय की दुकान खोलो। और उसके उद्घाटन में खुद छत्रपति शाहू जी महाराज पहुंचते हैं और मजाक में तंज करते हुए कहते हैं कि लोग तो तुम्हारा छुआ खाने पीने से डरते हैं और अब तुम मुख्य चौराहे पर चाय की दुकान खोल करके पूरे शहर का धर्म भ्रष्ट करने पर आमादा हो। और ये कहते हुए उसकी बनी हुई पहली चाय खुद छत्रपति शाहू जी महाराज उस चौराहे पर बैठकर पीते हैं। वो व्यंग में हो या विचारों में, वो निर्णय लेने में हो या करके दिखाने में, इसी भारत का एक ऐसा राजा हुआ जिसने अपने काम से ये बताया कि सामाजिक न्याय क्या होता है। उस राजा ने जब अपने दरबार की जनगणना कराई, आजकल तो आप देख रहे होंगे कि तमाम लोग जाति जनगणना के सवाल को उठा रहे हैं और इस देश में प्रधानमंत्री जो शख्स है वो ये दावा कर रहा है कि वो भी पिछड़ी जाति से आता है, हालांकि वो सेल्फ मेड ओबीसी वाला मामला है। फिर भी अगर हम मान लें कि आप कहते हो कि चुनाव में कि आप ओबीसी हो, तो ओबीसी का तो सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना, लेकिन आपको वो मुद्दा ओबीसी का नजर नहीं आएगा। मंदिर आएगा, मस्जिद आएगी, तमाम मुद्दे नजर आएंगे। चलो ले चलते हैं तुम्हें उस छत्रपति शाहू जी के पास। 1902 26 जुलाई, वो दिन, वो तारीख इसलिए अहम है क्योंकि जब छत्रपति शाहू जी को पता चला कि उनके दरबार के 71 मुख्य उच्च पदों में 60 ब्राह्मण हैं, सामान्य कैटेगरी के दरबार के सरकारी पदों में 60 में 55 ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने ये पता किया, जनगणना कराई कि जब कितनी आबादी है इनकी, तो पता चला आबादी तो उतनी है नहीं और प्रतिनिधित्व या हिस्सेदारी कितनी उनको मिली हुई है, 90 से 95%। 26 जुलाई 1902 को उस राजा ने पहली बार इस देश में गैर ब्राह्मणों के लिए 50% आरक्षण लागू कर दिया। दोनों बाहें फैला करके ये बात कहने के लिए नहीं कि मैं न तो मुझे किसी ने बुलाया है न मैं आया हूं, मुझे तो माँ भारती ने बुलाया है, गंगा ने बुलाया, मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं, मैं आपका कल्याण करने आया हूं। नहीं भाई, भाषण देकर नहीं,
उस राजा के हाथ में ताकत थी, तो उसने निर्णय लेकर दिखाया कि देखो, अगर इस देश को बराबरी का देश बनाना है तो केवल अगर एक जाति के लोग पूरा देश चलाएंगे तो ये बराबरी का समाज बनेगा कैसे। इसलिए मैं कहता हूं, राजा होने का मतलब छत्रपति शाहू जी महाराज की नजर से देखा जाना चाहिए। केवल आरक्षण लागू करने की बात तक ही सीमित नहीं है ये मामला। आज भी लोग आरक्षण को गालियां देते हैं, और गाली देते देते उन्होंने, उन लोगों ने जिन्होंने अपनी हेजमनी बनाए रखने की कोशिश की, ईडब्ल्यूएस जैसा एक फेक और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवा दिया और इस देश में जाति के आधार पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया। शाहू जी ने क्या कहा था? सबको बराबरी का जगह मिलनी चाहिए। वो आरक्षण और ये आरक्षण, इसलिए शाहू जी को आज याद करना जरूरी है। शाहू जी को इसलिए भी याद करना जरूरी है, 1917 से लेकर के 1920 का वक्त, ध्यान से इस तारीखों को याद करिए, दर्ज करिए अपने जहन में। कुछ लोग आज आपको बताते हैं कि इस देश में पीछे कुछ हुआ ही नहीं, हम आपका कल्याण करने आए हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए जरूरी है, और खासकर दलित, पिछड़े और आदिवासी लोगों के लिए, बहुजन, वंचित, शोषित, कमेरा लोगों के लिए। क्या आप जानते हैं छत्रपति शाहू जी कुणबी किसान जाति से आते थे, उत्तर भारत में जिसे कुर्मी जाति कहा जाता है। वो आपके राजा थे। उन्होंने रिजर्वेशन दिया इसलिए कि मेरा दरबार उन लोगों के बिना कैसे चल रहा है जिनका मेरे राज्य में 80 से 90% जनसंख्या है। उसी छत्रपति शाहू जी ने, एक कुणबी किसान ने 1917 से 1920 के बीच अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क कर दी। सामाजिक न्याय का मतलब केवल आरक्षण नहीं है भाई। अगर आपको यह लगता है या आपको लोग बताते हैं कि केवल आरक्षण पाने के लिए हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, नहीं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, लैंगिक न्याय, और ये सारे न्याय किस पर टिके हैं? शिक्षा पर। इसलिए मैं कहता हूं छत्रपति शाहू जी महाराज इस देश के नवजागरण के वक्त, एक नया भारत बनने के वक्त एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने लोकतंत्र, राजतंत्र में होते हुए लोकतंत्र की बुनियाद रची थी। अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उनकी कलम से निर्णय हुआ और स्कूल कॉलेज खुलवाए गए। जहां भी 500 लोग हैं उनके बीच में ये स्कूल खुले। उसके साथ साथ हॉस्टल खोला राज्य के खर्चे पर, कि हॉस्टल में रह करके लोग अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम पाए। उसी राजा ने 17 से 20 के बीच में बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित किया, और जो याज्ञवल्क्य है, याज्ञवल्क्य की मिताक्षरा जो पूरी संहिता है, जिसने आर्यावर्ते, जम्बूद्वीपे, भारत खंडे में महिलाओं को उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकार से वंचित कर रखा था, उस राजा ने 1920 के आसपास इस सारी धार्मिक ग्रंथों को किनारे करके स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और उत्तराधिकार, ये सारे कानून पास किए। सामाजिक न्याय का अर्थ लैंगिक न्याय, और वो एक राजा आपको करके दिखा गया है। बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित किया 1920 में, और भारत के आजाद होने के भी, संविधान लागू होने के भी 30 साल बाद 1980 में जाकर के कानून बन पाया कि बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित होगी। राजा तो दूरदर्शी होना, राजा का लोकतांत्रिक होना, राजा का आधुनिक मूल्यों पर होना, इसे कहते हैं। राजा का ये कह देना पर्याप्त नहीं है कि हमारा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे। आपको चुना जाता है झोला उठा के चलने के लिए नहीं। आपकी कलम में जितनी ताकत होती है उतना न्याय करके दिखाना राजा का फितरत होती है। इसलिए छत्रपति शाहू जी महाराज को याद करना आज के वक्त इसलिए भी जरूरी है। राम राज्य के दौर में, मंदिरों के बनाने के दौर में, मस्जिद के नीचे मंदिर खोजे जाने के दौर में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, इस सब के दौर में, नए इतिहास लिखे जाने के दौर में, विश्व गुरु बनाने के दौर में, हमारी पीढ़ियों को पढ़ने ही नहीं दिया गया कि छत्रपति शाहू जी महाराज का मतलब क्या है। एक आधुनिक दृष्टा, वो आधुनिक दृष्टा जिसके विजन में सामाजिक न्याय है। वो मंदिरों की लड़ाई नहीं लड़ता है, स्कूल की लड़ाई लड़ता है। वो स्त्रियों की मुक्ति की बात करता है। और जब हम आप बात कर रहे हैं तो आप खोज के देखिए कि दंगाई माहौल में स्त्रियां कहां बैठी हुई हैं। इसलिए आखिर में आप सोचिए कि आधुनिकता का मतलब क्या। आधुनिकता का मतलब है न्याय, समता, बंधुत्व। आधुनिकता का अर्थ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण,
आधुनिकता का अर्थ दुनिया को आगे ले जाना, आधुनिकता का अर्थ है अपने समाज में एक खास किस्म की बराबरी स्थापित करना। छत्रपति साहू जी ने अपने से छोटे से कार्यकाल में, अपने छोटे से दायरे में वो सब करके दिखाया जो आज लोग दोनों बाहें फैला करके भी दुनिया में विश्व गुरु होने का दावा करने के बाद भी करने में नाकामयाब हैं। वो आपके जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। लो भाई आदिवासियों, तुम्हें 75 साल में राष्ट्रपति नहीं मिला, लो हमने राष्ट्रपति दिया, महिला राष्ट्रपति आदिवासी दे दिया, पहला दलित राष्ट्रपति दे दिया, लो तुम्हारे 27 कैबिनेट मिनिस्टर दे दिए, ओबीसी तुम इसमें खुश हो जाओ, देखो मंदिर बनवा दिया ओबीसी, देखो तुम्हारे लोगों को कैबिनेट मंत्री बना दिया, देखो ओबीसी तुम्हारे लिए क्या क्या काम कर रहा है। और मेरे ओबीसी भाइयों, कभी सोचा है कि रिजर्वेशन पहली बार लागू किसने किया? ओबीसी। अब आप एक विमर्श सोचो, राम राज्य में अगर आप पढ़ने का काम करोगे, यज्ञ करोगे, तो राजा, उसी मिथक की भाषा में उसी को काउंटर कर रहा हूं, राजा यज्ञ और पढ़ने का काम करने वाले शंभूक का वध करेगा और आपका राजा आपके बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खोलेगा। आपको चुनना है, राम राज्य चुनोगे या छत्रपति साहू जी का राज जिसमें सब बराबर थे, जो शायद बेगमपुरा के एक नज़ीर देता है। इसलिए छत्रपति साहू जी महाराज को मैं जब याद करता हूं तो मुझे लगता है कि जो हमारी आज की लड़ाई है, जो भारत के संविधान की लड़ाई है, जो कुनबी किसानों की लड़ाई है, जो कुनबी किसान जाति से छत्रपति साहू जी आते थे, ओबीसी समाज से आते थे, उन लोगों को अपना इतिहास ही नहीं पढ़ने दिया गया। और नहीं पढ़ने दिया गया इतिहास, आपके बच्चों को रामायण दिखाई गई टीवी पर, आपके बच्चों को हिंदू बनाया गया मौके बेमौके, जब वो शिक्षा और रोजगार उनका बर्बाद किया गया तो दूसरी तरफ मंदिर को खड़ा किया गया। उस दौर में तो आपका जब नया इतिहास लिखा जाएगा ना, उसमें साहू जी की जगह कहाँ होगी? हमारा काम है वो काम बताना, आपका काम है कि आप इसे कितना मानते हैं नहीं। इसलिए मैं छत्रपति साहू जी महाराज को याद करते हुए एक बात सोचता हूं, उस व्यक्ति के पास एक दृष्टि थी। डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक तंगी से जब जूझ रहे थे, अपना पत्र लिखते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज से कहते हैं कि हमें आप कुछ आर्थिक मदद कर दें। तो साहू जी जवाबी पत्र लिख करके कहते हैं कि ये आपकी आर्थिक मदद हमने की, और आप अपनी पत्नी जो यहाँ हैं उनसे भी बोलिएगा कि किसी भी किस्म की कोई दिक्कत हो हमसे बताएं, हम पूरी मदद करने को तैयार हैं। छत्रपति साहू जी महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ बहिष्कृत हितकारिणी सभा, उसके अधिवेशन में शामिल होकर के बुलंदी से दावा किया, ऐ इस मुल्क के वंचितों शोषितों, ऐ इस मुल्क के कमेरा लोगों, ऐ इस मुल्क के अछूतों, तुम्हें तुम्हारा मसीहा मिल गया है। ये डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारी मुक्ति का दाता है। वो जो पहचान थी उस राजा के पास, जिसने 1920 के आसपास पहचान लिया था कि डॉक्टर अंबेडकर कितनी दूर तक इस समाज को बदलने के लिए आगे आ रहे हैं। अफसोस ओबीसी समाज को, कुनबी किसानों को, इस देश के पढ़ने लिखने वाले नौजवानों को, आधुनिक भारत की बड़ी बड़ी किताबों के पन्नों को छत्रपति साहू जी महाराज से इस कदर मरहूम कर दिया गया कि उन्हें कोई जान न पाए। हमारी कोशिश ये है कि आप उस छत्रपति साहू जी महाराज को जानिए जो आज भी राम राज्य के सामने एक चुनौती बन करके खड़े हैं। बताओ राम राज्य के लोगों, तुम आरक्षण के विरोधी क्यों हुए? छत्रपति साहू जी महाराज ने तो आरक्षण दिया। बताओ राम राज्य के लोगों, क्या तुम्हारे यहाँ स्त्रियों को अधिकार है जो छत्रपति साहू जी ने अपने यहाँ दिया था? बताओ राम राज्य का ख्वाब दिखाने वाले लोगों, क्या बधुआ मजदूरी, छोटे किसान, गांव-गांव जाकर लोगों से ये कहना कि ये अछूत होना तुम्हारे इंसान होने पर धब्बा है, तुम अछूत किसी को बनाते हो? उस छत्रपति साहू जी महाराज को केवल आपने मूर्ति, किताबों, मूर्ति और ट्वीट करने तक सीमित कर दिया। छत्रपति साहू जी महाराज एक विचार का नाम है, और उत्तर भारत, खासकर उत्तर भारत के लोगों को ये बात कह रहा हूं, दक्षिण भारत से सामाजिक न्याय की वो धारा चली है, चाहे वो पेरियार हो, चाहे वो नारायण गुरु बसवन्ना हो, चोखा मेला हो, चाहे वो ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले हो, उनकी श्रृंखला में मैं छत्रपति साहू जी को ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अंबेडकर के बीच के कड़ी के रूप में देखता हूं। यानी एक निरंतरता हमें मिलती है, मगर अफसोस कि हमारे उत्तर भारत के सांस्कृतिक विमर्श में यह निरंतरता उस तरह से दर्ज नहीं है जितनी दर्ज होनी चाहिए। 2022 में छत्रपति साहू जी को याद करना, उस नए भारत की उम्मीद पे बुनियाद में एक ईंट, मजबूत ईंट रखना है, जिससे आने वाली पीढ़ियां कम से कम ये कहेंगी कि राम राज्य के उफान के दौर में, मंदिर मस्जिद के आतंक के दौर में, हर तरह के विनाश के दौर में कुछ लोग थे जो साहू जी को याद कर रहे थे। हम उनमें से बनना चाहते हैं ताकि हम आंख मिला के कहें कि विपरीत दौर में भी हमने साहू जी की विरासत को जिंदा रखने के लिए आपको सचेत किया था। आप सचेत हुए या नहीं हुए, ये आपको जवाब देना पड़ेगा।
आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, लोगों तक ले जाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए, शेयर करिए, और शेयर केवल इसलिए करिए कि हम ये जो जोखिम उठा रहे हैं, हम ये जो बात कह रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।